अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी की जो टाइप्स हैं, रिपीटिशन प्राइमिंग, प्रोसीजरल प्राइमिंग, ये क्या होती हैं, इनकी फुल डिटेल हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स इन पे कंडक्ट किए गए वो देखेंगे, और मेथड रिकॉग्निशन और रिकॉल जो है उससे किस तरह से इसको प्रूव किया गया इम्प्लिसिट मेमोरी को, उन चीज़ों को हम देखेंगे। और साथ ही साथ प्रोसीजरल मेमोरी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और इम्प्लिसिट मेमोरी एवरीडे एक्सपीरियंस लाइफ में उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, हम किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं, और किस तरह से प्रोपेगेंडा इफेक्ट जो है वो भी इम्प्लिसिट मेमोरी है, और प्रोपेगेंडा इफेक्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रेफरेंस की बात करें तो ये स्लाइड्स जो हैं बनाई गई हैं बाय प्रोफेसर इरसा मखदूम, और स्लाइड्स का जो डाटा है वो लिया गया है बाय बुक कॉग्निटिव साइकोलॉजी सेकंड एडिशन ई ब्रूस गोल्डस्टेन। ठीक हो गया, ये हो गया रेफरेंस। अब हम जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी जिसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी क्या होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है वो कॉन्शियस लेवल पर हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसके बारे में अवेयर होते हैं। ठीक है, जिस तरह डिक्लेरेटिव मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। इन दोनों में हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं जब हम इनको रिट्रीव कर रहे होते हैं। एपिसोडिक में हम इवेंट्स को रिट्रीव कर रहे होते हैं तो हम माइंड में उन इवेंट्स की मेमोरी शामिल होती है, हम सेल्फ नोइंग होते हैं, मतलब हम रिमेंबर कर रहे होते हैं कि ये इवेंट जब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग हमें याद होती है। ठीक है, इसी तरह सिमेंटिक मेमोरी जो फैक्ट्स और इवेंट्स की पास्ट इवेंट्स और फैक्ट्स की मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें भी हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं कि ये जो है वो चीज़ें क्या है, फैक्ट्स जो हैं, डेट्स जो हैं, ये क्या है। ठीक है, एक एक चीज़ हमें कॉन्शियसली याद होती है। लेकिन इम्प्लिसिट मेमोरी जो है वो थोड़ी उल्ट है इससे। ठीक है, इसमें हम नोइंग नॉट नोइंग आ जाता है। ठीक है, इसमें हम अवेयर नहीं होते हैं कॉन्शियसली इस मेमोरी से रिलेटेड। ठीक है, वी आर नॉट कॉन्शियस वी आर यूजिंग इट। ठीक है, हमें पता नहीं होता है कि हम इस मेमोरी को इस टाइम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह के व्हेन सम प्रीवियस एक्सपीरियंस इम्प्रूव्स आवर परफॉर्मेंस ऑन अ टास्क, कि कोई आपका टास्क की परफॉर्मेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस ने आपको यहाँ पर हेल्प किया, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो एक्सपीरियंस हमने कब लिया, कैसे लिया, और हम यहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं। हम कॉन्शियसली इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा होता है। सही हो गया। यहाँ पर जो है वो टाइप्स जो इम्प्लिसिट मेमोरी जो है उसकी दी गई। अब ये जो टल्विंग है पर्सन है, इन्होंने इम्प्लिसिट मेमोरी को नॉट नोइंग कहा गया कि हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी, उसमें से वो कह रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे रिपीटिशन प्राइमिंग एंड प्रोसीजरल प्राइमिंग। रिपीटिशन प्राइमिंग क्या होती है कि कोई भी वर्ड, कोई भी स्टिमुलस जब वो रिपीट हो, पहले एक दफ़ा आए और फिर उसके बाद वो रिपीट हो, तो हम उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, हम जो उस पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो अच्छी हो जाती है, हमारी स्पीड अच्छी हो जाती है, हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, एरर फ्री जो है हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं जब वो बार बार काम हो रहा होता है। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स टू एन आइटम इंक्रीजेज इन स्पीड, कि जो भी हम किसी भी आइटम, किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है इस वजह से क्योंकि वो अभी अभी पहले भी वही स्टिमुलस आया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि वर्ड जो है बर्ड, ठीक है, आप इसको ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे एज़ कम्पेयर टू द एनी अदर वर्ड जो आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। ठीक है, क्यों बर्ड को हम ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, हमने इसको भी तो अभी अभी नहीं देखा, लेकिन हमने इसको पहले कहीं देखा होगा, यकीनन हमने कहीं लिखा देखा होगा, लेकिन हमें याद भी नहीं है कि हमने कहाँ रिसेंटली देखा था। लेकिन हम इसको ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि हम इससे पहले कहीं ना कहीं इनकाउंटर होते रहे हैं, लेकिन बेशक हमें याद नहीं है। ठीक हो गया। तो ये मतलब ये है कि क्योंकि ये वर्ड रिपीट होता रहा है हमारी लाइफ में, हमने इसको बार बार देखा है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा अच्छे से और क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे एज़ कम्पेयर टू द एनी अदर वर्ड जो अभी तक हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ठीक हो गया। बेशक हमें याद नहीं है कि हमने वर्ड कहाँ देखा था। ये होती है रिपीटेशन प्राइमिंग। हम इसकी डिटेल, इसके एक्सपेरिमेंट्स नेक्स्ट देखेंगे। प्रोसीजरल प्राइमिंग जो है वो क्या होती है, मेमोरी फॉर हाउ टू डू थिंग्स।
ठीक है, हमारी ये मेमोरी कि हम कोई भी स्किल, कोई भी मूवमेंट वाला काम वो किस तरह से करें, उनके बारे में जो मेमोरी होती है, जिस तरह के राइडिंग का बाइक चलाना, टाइपिंग करना, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। अब ये जो स्किल इनमें इन्वॉल्व होती है उसके बारे में हमें कोई मेमोरी नहीं होती है कि हमने ये कब याद की, या मतलब ये सारी चीज़ें कब हमने सीखी थी, हम वो फिर भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं उस मेमोरी को। अब सपोज़ जब आपने राइडिंग का बाइक सीखा कि आप बाइक कैसे चलाते हैं, या आपको सिखाया किसी ने, आपके फादर, आपके भाई ने, ठीक है, तो अब आप इसको जब बाइक चला रहे हैं तो आपको वो पूरी मेमोरी है कि उन्होंने क्या बताया था कि पहले कहाँ से मूव करते हैं, क्या लगाते हैं, जो भी होता है कोई मतलब सारे उसके पार्ट्स वगैरह बाइक के, ठीक है, किस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं, चाबी लगाते हैं, ये सारी चीज़ें अब आप जब यूज़ कर रहे हैं, बाइक चलाने लगे हैं, तो आप उन सारी मेमोरी को आपके माइंड में होती है, आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको कॉन्शियसली यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन साथ ही साथ वो सारा काम भी कर रहे होते हैं, और आपको ना ही याद होता है कि जब आपने ये स्किल सीखी थी तो कैसे सीखी थी, किसने बताया था, कोई हम उसके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं, लेकिन हम उस स्किल को यूज़ कर रहे होते हैं, उस मेमोरी को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये होती है हमारे पास प्रोसीजरल मेमोरी। अब हम डिटेल देखते हैं रिपीटिशन प्राइमिंग की और प्रोसीजरल प्राइमिंग की विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक हो गया। रिपीटिशन प्राइमिंग जो है वो क्या होती है कि कोई एक स्टिमुलस जो है वो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि वो स्टिमुलस पहले एक दफ़ा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक और तरह से भी हो सकता है कि एक स्टिमुलस जो है उसका अफेक्ट अभी भी है जब वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा एक स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ, आपके सामने आया, और अब वो नहीं भी है तो उसका अफेक्ट ऑलरेडी कंटिन्यू है। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट स्टिमुलस आ रहा है उस पर भी वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन किया गया कि जो पहला स्टिमुलस है, अगर हम उसको कहें प्राइमिंग स्टिमुलस, ठीक है, और फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो नेक्स्ट स्टिमुलस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट स्टिमुलस। ठीक है, अब प्राइमिंग स्टिमुलस जो है वो अफेक्ट करेगा हमारी परफॉर्मेंस को टेस्ट स्टिमुलस पर भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले एक वर्ड दिखाया गया पार्टिसिपेंट्स को, कैबरेट। ठीक है, अब ये जो कैबरेट वर्ड है ये क्या है, प्राइमिंग स्टिमुलस है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद टेस्ट स्टिमुलस दिखाया। टेस्ट स्टिमुलस क्या था, हमारे पास वर्ड फ्रेगमेंट थी। ठीक है, ये वर्ड था, इसके अंदर ब्लैंक्स थी और पार्टिसिपेंट्स को ये ब्लैंक फिल करके एक वर्ड बनाना था। ठीक है, और वो ये वाला वर्ड था। अब आप देखें कुछ ना कुछ ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो प्राइमिंग स्टिमुलस और टेस्ट स्टिमुलस को एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ सेम होने की ज़रूरत है, या बिल्कुल सेम हो, लेकिन अगर डिफरेंट है तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पर देखें तो प्राइमिंग स्टिमुलस जो है कैबरेट, और हमारे पास जो टेस्ट स्टिमुलस है जिसमें ब्लैंक्स हैं, इन दोनों में नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स सेम रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, इफ़ रिपीटिशन प्राइमिंग अकर्स, कि अगर यहाँ पर रिपीटिशन प्राइमिंग हुई है तो पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा अच्छे से उस फ्रेगमेंट को कंप्लीट करना चाहिए इस स्टिमुलस के मुताबिक। ठीक है, वो कोई और वर्ड ना बनाए, वो इसी से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर अगर बनाएं तो मतलब उनके माइंड में वो पिछला वर्ड था, मतलब उनकी रिपीटिशन प्राइमिंग हुई थी। ठीक हो गया। दिस टेस्ट इन्वॉल्व हाउ मेनी वर्ड फ्रेगमेंट्स द पार्टिसिपेंट वाज एबल टू कंप्लीट। टेस्ट में ये चेक किया गया कि कितनी वर्ड फ्रेगमेंट्स जो हैं पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक हो गया। अनदर मेजर ऑफ परफॉर्मेंस यूज्ड इन रिपीटिशन प्राइमिंग एक्सपेरिमेंट्स इज हाउ क्विकली द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड्स, या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कितनी जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो फिर इससे भी पता चल सकेगा कि प्राइमिंग स्टिमुलस ने टेस्ट स्टिमुलस पर कोई इफेक्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर टल्विंग ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने ये रिपीटिशन प्राइमिंग को चेक करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को 96 वर्ड्स दिखाए। ठीक है, और उसके बाद उनको वर्ड कंप्लीशन टेस्ट दिया। ठीक है, वर्ड कंप्लीशन टेस्ट कौन सा है, इसी तरह कि आपने वर्ड को कंप्लीट करना है। तो उनको क्या किया गया कि 96 वर्ड दिए गए जो उन्होंने पहले पढ़े पार्टिसिपेंट्स ने, फिर उसके बाद कुछ देर बाद उनको वर्ड कंप्लीशन टेस्ट दिया गया जिसमें उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो दिए, जिसमें इस तरह से फ्रेगमेंट्स थी, खाली वर्ड से ब्लैंक्स थे, उनको फिल करना था। अब ये जो वर्ड्स थे वर्ड कंप्लीशन टेस्ट में, इसमें से क्या है कि हाफ वर्ड्स वो थे जो पहले उनको दिखाए गए उनमें से थे। ठीक है, ब्लैंक्स के साथ अब दिए, और हाफ वर्ड्स ऐसे थे जो न्यू थे, जो उन्होंने अभी अभी नहीं देखे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, परफॉर्मेंस जब उन्होंने चेक की तो जो वो वाले वर्ड्स थे जो पहले दिखाए गए थे, ठीक है, जो 50% वर्ड्स थे इनमें से जो पहले दिखाए गए थे वो वाले वर्ड्स थे, उनमें जो परफॉर्मेंस थी वो 47% थी। ठीक है, मतलब वो वाले वर्ड्स में से 47% वर्ड्स जो है पार्टिसिपेंट्स ने कंप्लीट
कर लिए थे जो उन्होंने अभी अभी देखे थे, लेकिन वो वाले वर्ड्स जो बिल्कुल न्यू थे उसमें से जस्ट 30% वर्ड्स वो कंप्लीट कर पाए थे। तो इससे ये इंडिकेट हुआ कि अभी जो वर्ड्स उन्होंने देखे थे उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ उनकी परफॉर्मेंस पर, क्योंकि वो वाले जो वर्ड्स जो देखे गए थे उनमें से परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हुई एज़ कम्पेयर टू द न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमिंग रिपीटिशन हुई। ठीक है, रिपीटिशन प्राइमिंग हुई कि जो वर्ड्स रिपीट हुए उन्होंने आगे परफॉर्मेंस अच्छी कर दी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑन द वर्ड फ्रेगमेंट बट यू माइट वंडर। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो ये हुआ कि क्या ये इम्प्लिसिट मेमोरी की टाइप है भी या नहीं, क्योंकि इम्प्लिसिट मेमोरी में हमने कहा कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं कि उन्होंने अभी अभी इस चीज़ को सीखा था, या उनको उस स्किल के बारे में कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स में भी हो सकता है कि उनको कॉन्शियसली याद हो कि अभी अभी उन्होंने ये वर्ड्स देखे थे, उन्होंने अपने माइंड में उसको रखा और फिर उन्होंने फिल किया हो। सपोज ये कैबिनेट वर्ड जब दिखाया गया तो ये पार्टिसिपेंट ने अभी इसके माइंड में वर्ड था, उसके स्पेलिंग्स थे, बिल्कुल कॉन्शियसली उसको याद थे, उसने अभी अभी ये पढ़े और जब ये आया तो उसने एज इट इज़ उसको फिल कर दिया। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो क्या ये इम्प्लिसिट मेमोरी है या नहीं है? ठीक है, क्योंकि इम्प्लिसिट मेमोरी में तो कॉन्शियस अवेयरनेस इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए आगे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, इसको प्रूव किया गया कि किस तरह से इम्प्लिसिट मेमोरी है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये भी एक हो सकता है बाय नॉट यूजिंग अ मेमोरी टेस्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट। वन वे दिस इज अकम्प्लिश्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट इज़ बाय नॉट यूजिंग अ मेमोरी टेस्ट। वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कंफर्म कि ये इम्प्लिसिट मेमोरी है या नहीं, कि अगर हम उसमें ये ना यूज़ करें कि आपने ये चीज़ अभी देखी है या नहीं देखी है, उनको ये याद ना कराया जाए। ठीक है, या फिर उनसे कहा जाए टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बट इंस्टेड आस्क, मतलब उनसे ये ना कहा जाए कि आपने अभी अभी ये वर्ड देखा है या नहीं देखा, ये चीज़ उनको रिमेंबर ना करवाई जाए, बल्कि उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का कहा जाए कि क्रिएट अ वर्ड फ्रॉम दीज लेटर्स, कि उनको लेटर्स दे दिए और उससे उनको वर्ड लिखवाए गए, जैसे हमने अभी वर्ड कंप्लीशन में देखा। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि एक और तरीके से भी हो सकता है कि इम्प्लिसिट मेमोरी इन्वॉल्व इज टू इंस्ट्रक्ट पार्टिसिपेंट्स टू रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, कि पार्टिसिपेंट्स से कहा जाए कि वो जितनी जल्दी हो सकता है रिस्पॉन्ड करें, जितनी जल्दी हो सकता है ब्लैंक्स को फिल करें, ताकि उनके पास इतना टाइम ही ना हो कि वो कॉन्शियसली रिमेंबर करें कि उन्होंने अभी अभी ये वर्ड देखे थे। ठीक है, वो उसको कॉन्शियसली याद ना कर पाएँ और ख़ुद ब खुद अपने माइंड से जो उनकी प्रीवियस लर्निंग है उस यहाँ पर उसको फिल करें। तो इससे भी हम उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस को रोक सकते हैं। ठीक है, फिर भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी पॉसिबिलिटी है कि उनको कॉन्शियसली याद हो कि उन्होंने अभी अभी ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स देखे थे जब वो उसको वर्ड कंप्लीशन टेस्ट को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए परफॉर्मेंस जो है वर्ड कंप्लीशन टेस्ट पर जो है वो डिपेंड करिए, डिड नॉट डिपेंड ऑन कॉन्शियस रिमेंबरिंग ऑफ द वर्ड्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसलिए हमें थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ये जो परफॉर्मेंस है ये कॉन्शियस रिमेंबरिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये अनकॉन्शियसली ही हो रही है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए टेल्विन जो है उन्होंने यूज़ किया मेमोरी रिकॉग्निशन मेमोरी टेस्ट। ठीक है, अभी रिकॉग्निशन मेमोरी टेस्ट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया। वो कैसे प्रूव किया उसको हम देखते हैं। अब हमारे पास मेमोरी को रिट्रीव करने के दो प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, मेथड रिकॉग्निशन एंड रिकॉल। अब जो रिकॉल होता है, रिकॉल टेस्ट जो है इसमें क्या होता है, recall test in which the participants are presented with the stimulus and after a delay asked to remember as many of the stimuli as possible, कि participants को कुछ stimuli दिखाए जाते हैं और फिर थोड़े से टाइम बाद उनको कहा जाता है कि वो बताएं अभी अभी उन्होंने जो stimuli देखे थे। ठीक है, वो सारे लिस्ट को रिपीट करने की कोशिश करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्सपेरिमेंट्स में ये सारे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये जो रिकॉल है इसमें ये भी हो सकता है कि रिकोलेक्ट थिंग्स फ्रॉम दैट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, कोई पास में हमारी जो मेमोरी है उसके बारे में हम जब हम रिट्रीव कर रहे होते हैं कि अच्छा उस वक्त क्या हुआ था वगैरह वगैरह, तो हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए उस दिन की जब हम चीज़ें याद कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होती है, रिकॉल होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेमोरी कैन बी टेस्टेड बाय रिकॉग्निशन टेस्ट। ये तो हो गया हमारे पास रिकॉल टेस्ट। दूसरा होता है रिकॉग्निशन टेस्ट। ठीक है, रिकॉग्निशन टेस्ट में क्या होता है, द टिपिकल प्रोसीजर इज टू प्रेजेंट स्टिमुला ड्यूरिंग अ स्टडी पीरियड एंड देन लेटर टू प्रेजेंट द सेम स्टिमुलस प्लस अदर स्टिमुलस, कि आपने एक स्टिमुलस को दिखाया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उस स्टिमुलस को दोबारा दिखाया लेकिन साथ एक और स्टिमुला भी दे दिया। ठीक है, और फिर उनसे पूछा कि इनमें से कौन सा है जो आपने अभी अभी देखा है, उसको रिकॉग्नाइज करें। ठीक हो गया, रिकॉल में कोई पुरानी मेमोरी पुरानी चीज़ उसको अभी जो देखा वो दोबारा उसको बताएं। ठीक है, लेकिन रिकॉग्निशन में रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें कि ये इनमें से कौन सा है जो अभी आपने देखा है। ठीक है, ये हमारे पास एक MCQ टाइप एग्जाम, जिस तरह से MCQ होता है कि उसमें एक आंसर ठीक होता है जो आपने अपनी बुक में कहीं पढ़ा होता है। ठीक है, और लेकिन जो बाकी होते हैं वो गलत होते हैं, तो आपने उसमें से ठीक वाला जो है उसको रिकॉग्नाइज करना होता है। सही हो गया।
ये होता है रिकॉग्निशन टेस्ट। अब यहाँ पे रिकॉग्निशन टेस्ट के थ्रू किस तरह से प्रूव किया गया, रिकॉग्निशन प्रोसीजर बाय प्रेजेंटिंग हिज पार्टिसिपेंट्स विद अ लिस्ट दैट कंटेन बोथ वर्ड्स दैट हैड सीन बिफोर एंड न्यू वर्ड्स। टलविंग ने क्या किया, रिकॉग्निशन प्रोसीजर यूज़ किया और पार्टिसिपेंट्स को एक लिस्ट दिखाई, ठीक है, जिसमें सारे वर्ड्स थे जो उन्होंने अभी अभी देखे और कुछ ऐसे थे जो न्यू थे। और फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को ये आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो उन्होंने अभी अभी देखे हैं, ठीक है। तो उन्होंने टेस्ट किया रिकॉग्निशन, ये वाला काम जो है 1 घंटे के बाद के मतलब दिखाए वर्ड्स, और उसके बाद 1 घंटे के बाद उनसे ये टेस्ट लिया कि आपने 1 घंटा पहले इनमें से कौन से वर्ड्स देखे थे, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट, प्रेजेंटिंग द ओरिजिनल लिस्ट एंड 7 days आफ्टर प्रेजेंटिंग द ओरिजिनल लिस्ट। एक उन्होंने 1 घंटे बाद वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक उन्होंने 7 दिन बाद वाला एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, ठीक है। रिकॉग्निशन वाज मच स्लोवर देन 7 days के एक दफ़ा उन्होंने जब लिस्ट दिखाई, फिर 7 दिन बाद उनसे पूछा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने 7 दिन पहले देखे थे और कौन से ऐसे हैं जो नहीं देखे थे। तो उन्होंने देखा कि 7 दिन बाद उनकी मेमोरी जो रिकॉग्निशन वाले थे वो कम हो गई थी, अब वो ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे, ठीक है। रिकॉग्निशन वॉज मच स्लोअर आफ्टर 7 days, सही है। लेकिन अब फिर उसके बाद उन्होंने ये जो वर्ड कंप्लीशन टेस्ट हमने पढ़ा था पीछे, इसको भी उन्होंने ऐसे ही किया कि पहले उन्होंने एक घंटे के बाद उनसे कहा, उनको वर्ड सिखाया और उसके बाद 1 घंटे के बाद वर्ड कंप्लीशन टेस्ट दिया। फिर एक दफ़ा उन्होंने ऐसे किया कि वर्ड दिखाए और फिर 7 दिन बाद उनसे वर्ड कंप्लीशन टेस्ट लिया। लेकिन उन्होंने देखा कि मेमोरी जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वर्ड कंप्लीशन टेस्ट पर वो सेम रही। 1 घंटे के बाद उन्होंने जैसा रिस्पॉन्ड किया था 7 दिन बाद के भी ऐसा ही रिस्पॉन्ड किया, लेकिन रिकॉग्निशन वाला क्या हुआ था, लो हो गई थी 7 days के बाद। दिस सजेस्ट दैट परफॉर्मेंस ऑन द वर्ड कंप्लीशन टेस्ट डिड नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्शियस मेमोरी फॉर रिकॉग्नाइज्ड वर्ड्स। इससे हमें ये कंफर्म हुआ कि जो वर्ड कंप्लीशन टेस्ट पे उनकी परफॉर्मेंस थी वर्ड को कंप्लीट करने वाली, वो उससे कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे, उनकी कॉन्शियस मेमोरी में नहीं थी, क्योंकि 7 दिन बाद भी उनकी परफॉर्मेंस एज इट इज़ रही। लेकिन रिकॉग्निशन वाला जो है वो उनकी कॉन्शियस में इन्वॉल्व हो रहा था, इसलिए वो 7 दिन बाद उसको भूल गए, ठीक हो गया। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो वर्ड कंप्लीशन टेस्ट है वो वाला जो प्रोसीजर है वो हमारे पास इम्प्लिसिट मेमोरी ही है, ठीक हो गया। इट इज़ पॉसिबल टू क्वेश्चन द पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्शियस मेमोरीज इन एक्सपेरिमेंट्स। वो कह रहे हैं फिर भी अभी भी इसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट्स में कॉन्शियस मेमोरीज इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स पर टेस्ट किए जिनको ब्रेन डैमेज था, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज नहीं बना पा रहे थे मजीद, ठीक है। प्योर इम्प्लिसिट मेमोरी जिनकी थी, मतलब अब वो सिर्फ उनकी जो मेमोरी थी वो अनकॉन्शियसली चल रही थी, वो कोई कॉन्शियस मेमोरी नहीं थी उनकी, कोई भी इवेंट की उनके माइंड में मेमोरी नहीं रह रही थी, सिर्फ जो एक्सपीरियंस उन्होंने पास से बस वो उनके पास जो गेन हुआ था, जो लर्निंग हुई थी, जस्ट वो रह जाती थी, ठीक है। जिस तरह कि हमारे पास कॉर्सकॉफ सिंड्रोम होता है, इसमें आप कोई नई लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बन रही होती है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिनको ये 5 पार्टिसिपेंट्स उन्होंने लिए जिनको ये इशू था, कॉर्सकॉफ सिंड्रोम था, ठीक है। उन्होंने उनको कुछ इनकम्प्लीट पिक्चर्स दिखाई और उसके बाद उनसे पूछा कि आप मतलब आइडेंटिफाई करें कि ये किस चीज़ की पिक है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स टास्क वाज टू आइडेंटिफाई द पिक्चर। तो उन्होंने पहले कुछ फ्रेगमेंट्स में पिक दिखाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन फ्रेगमेंट्स को कंप्लीट करते गए और फिर उनसे पूछते गए कि ये आप आइडेंटिफाई करें पिक्चर को, ठीक है। जिस तरह आप ये देखें, पहले उन्होंने ये पिक दिखाई, ठीक है, फिर ये वाली पिक दिखाई, फिर ये वाली दिखाई, फिर ये वाली और फिर ये वाली, मतलब उनको ये रिकॉग्नाइज़ करना था कि ये एरोप्लेन की पिक है, तो वो किस लेवल पे रिकॉग्नाइज़ कर पा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर कुछ हद तक पता चलने लग गया और फिर यहाँ पर फुली। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उनको दिखाए गए और उनसे पूछा गया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है जो अभी हमने रिकॉल और रिकॉग्निशन का पढ़ा था, उसमें आप देखें तो ये हमारे पास रिकॉग्निशन वाला एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें 1 घंटे के बाद जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी थी, ठीक है, और उसके बाद 7 दिन के बाद परफॉर्मेंस कितनी लो हो गई है। लेकिन वर्ड कंप्लीशन टेस्ट में 1 घंटे के बाद इतनी परफॉर्मेंस थी और 7 days के बाद इतनी थी, मतलब ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जो हम बात करें अभी फ़िलहाल किसकी, कॉर्सकॉफ सिंड्रोम में। रिजल्ट्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि 3rd day ऑफ टेस्टिंग दीज पार्टिसिपेंट्स मेड फ्यूअर एरर्स बिफोर दे वर एबल टू आइडेंटिफाई द पिक्चर्स देन दे डिड एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेनिंग। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट जो किया, जब उन्होंने पहले एक दफ़ा दिखाया है और फिर उसके बाद 3 दिन तक उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी, ठीक है। पहले उन्होंने फर्स्ट डे कितने एरर किए, उन्होंने तकरीबन आप देखें यहाँ पर 28 एरर किए,
ठीक है। सेकंड डे उनके एरर्स कम हो गए और थर्ड डे बहुत ही कम हो गए। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि उनके एरर्स में कमी आती जा रही है, वो ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूव इवन दो द पर्सन डज नॉट रिमेंबर ट्रेनिंग। हमने बात की उनको क्या है, कॉर्सकॉफ सिंड्रोम है। कॉर्सकॉफ सिंड्रोम होने की वजह से उनको कुछ भी याद नहीं है कि उन्होंने कल क्या लर्न किया, उन्होंने परसों क्या लर्न किया, उनको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। उनके एरर्स जो पहले 28 थे अब वो तकरीबन 12 रह गए हैं। तो ये क्यों हुआ है? ये इम्प्लिसिट मेमोरी की वजह से हुआ है। Third day of testing, these participants made fewer errors before they were able to identify the pictures than they did at the beginning. अब वो जल्दी से उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, एरर कम कर रहे थे, इवन दो दे हैड नो मेमोरी फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस डे ट्रेनिंग्स। उनको कुछ भी याद नहीं था कि उन्होंने कल ये चीज़ें लर्न की हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो उनका पार्ट मेमोरी पार्ट ही डिस्ट्रॉयड था। द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट्स एन इफेक्ट ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। तो यहाँ पर क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी इफेक्ट करिए कि पास्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी स्किल में, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हैं और हमें वो याद भी नहीं होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या थी, इम्प्लिसिट मेमोरी थी। सेकंड टाइप हमारे पास आती है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है? It is a process of retrieving information necessary to perform learned skills. These skills may be movement based such as tying a shoe or riding a bicycle, or they may be performed in perceptual in nature. अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम रिट्रीव कर रहे होते हैं जो कि किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्पफुल होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, तो हमारे पास क्या होती है, प्रोसीजरल मेमोरी होती है। ठीक है, किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो हम मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास प्रोसीजरल मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें मसल्स बोन्स की मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, जिस तरह के टाइंग अ शू और राइडिंग अ बाइसिकल, ये वाली जो हमारे पास स्किल्स होती हैं इनमें जो मेमोरी होती है वो इन्वॉल्व होती है प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है, इसी तरह हम कह रहे हैं कि परसेप्चुअल भी हो सकती है। ठीक है, चीज़ों को परसीव करने की मेमोरी। अब जिस तरह मिरर रिवर्स टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट है जब वो आप मिरर में उसको करते हैं तो वो थोड़ा उसकी जो मतलब वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, उल्ट हो जाता है, तो वो लेफ़्ट टू राइट से राइट टू लेफ़्ट हो जाता है, पढ़ने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपने उसको लर्न किया तो जब आप उसको यूज़ करेंगे, इस तरह रीड कर रहे होंगे, तो वो जो मेमोरी आप यूज़ कर रहे होंगे हमारे पास प्रोसीजर मेमोरी होगी। ठीक है, हम इसको डिटेल में आगे देखते हैं। वी डू नॉट रिमेंबर वेयर और व्हेन वी लर्न मैनी ऑफ आवर बेसिक स्किल्स। हमें याद नहीं होता है कि हमने जो बेसिक स्किल्स हैं वो कब कैसे कहाँ सीखी थी, लेकिन फिर भी हम वो जो है कोई ख़ास हमें मुश्किल नहीं हो रही होती है उन चीज़ों को याद करने में दोबारा से। ठीक है, जिस तरह के I write these sentences, yes I write things out hand before typing them into the computer. I can't remember learning to write. वो कह रहे हैं कि अब जिस तरह हम वर्ड्स जो हैं वो राइट कर रहे होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता कि हमने कब ये सीखा था कि ये हम किस तरह लिख सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हम फिर भी वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोसीजरल मेमोरी है। ये भी हो सकता है कि पीपल कैन डू थिंग्स विदाउट बीइंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ हाउ डू दैम। ठीक है, वो प्रोसीजरल मेमोरी हमारे पास वो वाली मेमोरी है कि हम वो वाले काम कर रहे होते हैं, वो स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली इसमें, जो हमें याद नहीं होती हैं, मूवमेंट्स वो वाली जो हमें याद नहीं होती हैं कि हमने वो कैसे सीखी थी, कॉन्शियसली हम उनसे अवेयर नहीं होते। हमने पहले बात कर ली कि इम्प्लिसिट मेमोरी में हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रोसीजरल मेमोरी भी क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी की टाइप है। फॉर एग्जांपल, राइडिंग अ बाइक, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू कीप योर बैलेंस, हाउ अबाउट हाउ टाइंग योर शूज। अब ये स्किल्स इसमें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेटजीज, अब जिस तरह बाइक को राइड करते हुए हम अपना बैलेंस मेंटेन रख रहे होते हैं, लेफ़्ट और राइट पे उसको गिराने से बचाया होता है, लेकिन हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, वो हम बस चलते जा रहे हैं और वो उसको करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि हम उसको अनकॉन्शियसली बट यूज़ कर रहे हैं उन स्किल्स को। ठीक हो गया। अब जिस तरह के टाइंग योर शूज़, जब हम शूज़ को टाई कर रहे होते हैं लेसेस को, तो हमें याद नहीं होता है कि हम कॉन्शियसली उसको किस तरह से लूप एक हमने दूसरे पे डालना है, वो प्रोसेस हम किस तरह से करें हमें याद नहीं होता। ठीक है ना, हम कॉन्शियसली सोच के उसको कर रहे होते हैं, हम ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम सब यहाँ पर हम सब क्या कर रहे होते हैं, प्रोसीजरल मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं कि उस प्रोसीजर को किस तरह से करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑटोमेटिकली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोनों हमारे पास क्या है, मोटर स्किल्स हैं, राइडिंग अ बाइक, टाइंग योर शूज़। ठीक है, बेसिकली इसमें हमारे पास मसल बोन्स मूवमेंट वाली जो होती हैं स्किल्स वो आ जाती हैं प्रोसीजरल मेमोरी में, मसल एक्शन आ जाता है। ठीक है, बट यू हैव ऑल्सो डेवलप मेनी प्योरली कॉग्निटिव स्किल्स भी इसमें आ जाती हैं दैट क्वालिफाई एज इन्वॉल्व, जिसमें कॉग्निटिव स्किल्स जिस तरह कि हमने मिरर रिवर्स की बात की कि हम हमारे माइंड में ये चल रही होती हैं। ठीक है, और हम इसको मतलब कर रहे होते हैं कॉग्निटिव बेस पे, हम अपने माइंड के बेस पे जो है वो चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, उस मतलब स्किल को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमारे अंदर अगर ये स्किल है मिरर रिवर्स टेक्स्ट को पढ़ने की,
ठीक है। तो हम वो उसको अनकॉन्शियसली भी पढ़ते जाते हैं, हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे थे कि क्या वर्ड है, उसको बस ऑटोमेटिकली कर लिया प्रोसेस अपने माइंड में और इम्प्लीमेंट कर लिया अगर हमने उसको लर्न किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कॉग्निटिव स्किल्स भी आ जाती हैं और मोटर स्किल्स भी आ जाती हैं, दोनों आ जाती हैं प्रोसीजरल मेमोरी में। योर एबिलिटी टू रीड द सेंटेंस इन द बुक, कैन यू डिस्क्राइब द रूल्स यू आर फॉलोइंग फॉर क्रिएटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स और क्रिएटिंग मीनिंगफुल थॉट्स। अब जिस तरह के कॉग्निटिव स्किल्स में ये भी आ जाता है कि जब हम कोई भी सेंटेंस बना रहे होते हैं तो हम कॉन्शियसली तो नहीं सोच रहे होते ना कि अब ये वाला वर्ड आना चाहिए, अब ये वाला, हम ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को बोल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमने वो लैंग्वेज पढ़ी हुई है, वो लिंग्विस्टिक हमने पढ़ी हुई है, तो हम ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करते जाते हैं। ठीक है, पढ़ते जाते हैं, हमें समझ आती जाती है, हमें उसके लिए हर बार रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि हम वो कोई भी काम, कोई भी स्किल जिसमें पूरा प्रोसीजर इन्वॉल्व है, हम जब उस स्किल को यूज़ कर रहे हैं तो एक एक स्टेप हमें दोबारा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिक्स होता है और हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं उसकी मेमोरी को। ठीक है, ये होती है प्रोसीजरल मेमोरी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं, उन्होंने प्रोसीजरल मेमोरी का एक और एस्पेक्ट भी दिया कि जो लोग हैं जिस तरह के जिमी जे और क्लाइव वेयरिंग, इनके अंदर क्या हुआ था कि इनकी एबिलिटी लॉस्ट हो गई थी कि अब ये एपिसोडिक मेमोरीज नहीं बना पा रहे थे, इवेंट्स की जो इनकी लाइफ में इवेंट्स हुए थे, पर्सनल इवेंट्स, उनकी मेमोरीज को वो नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो उनको भी याद था कि अपने शूज़ को किस तरह से टाई करना है। ठीक है, अब ये जो क्लाइव वेयरिंग है ये क्या था, ये एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, तो वो अभी भी पियानो बजा पा रहा था, हालांकि उनको याद नहीं था, दोनों को इसको याद नहीं था कि शू कैसे टाई करते हैं, बट वो स्टिल उनको सही से टाई कर रहा था। ठीक है, इसी तरह से क्लाइव वेयरिंग को भी याद नहीं था कि किस तरह उसने ये सीखा, कैसे ये करते हैं, पियानो को चलाते हैं, फिर भी वो उसको कर पा रहा था। ठीक है, पीपल हु कॉन्ट फॉर्म न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज कैन स्टिल लर्न न्यू स्किल्स, जो नई लॉन्ग टर्म मेमोरीज नहीं बना पाते वो भी इसको लर्न कर पा रहे हैं। तो ये सबसे ये प्रूफ हो रहा है कि ये अनकॉन्शियस लेवल पर ड्राइव हो रहे हैं, मतलब अनकॉन्शियस लेवल पर हम इस प्रोसीजरल मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब केसी एक पर्सन है जिसने अपनी एपिसोडिक मेमोरी लॉस कर दी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से, तो वो उसकी इंजरी के बाद भी उसने ये लर्न कर लिया कि किस तरह से सॉर्ट और स्टैक करते हैं बुक्स को, लाइब्रेरी में अच्छे से रखते हैं, उनका बंडल बनाते हैं, इन सब चीज़ों को उसने फिर भी लर्न कर लिया, हालांकि उसका एपिसोडिक मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें वो बता रहे हैं कि हम जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है, चीज़ों को काम करने के जो प्रोसीजर होता है टोटल, उसमें हम वो अनकॉन्शियसली वो हमें याद होती हैं जब हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, डज नॉट रिमेंबर लर्निंग टू डू सो, उसको याद भी नहीं था कि उसने ये सीखा कैसे, कब से, क्योंकि उसको एपिसोडिक मेमोरी तो बन नहीं रही थी ना, कि उसके पास्ट इवेंट्स अब जो हो रहे हैं, उसकी इंजरी के बाद जो भी उसके लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं उनको याद नहीं कर पा रहा था, उसको याद नहीं था कि उसने ये कैसे सीखा अभी, लेकिन फिर भी वो इसको कर पा रहा था। ठीक हो गया, परफॉर्मेंस कैन इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, और परफॉर्मेंस उसकी बढ़ती जा रही थी प्रैक्टिस के साथ साथ, हालांकि उसको याद नहीं था कि उसने प्रैक्टिस कब की। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी इन एवरीडे लाइफ, किस तरह से एवरीडे लाइफ में हम इम्प्लिसिट मेमोरी जो हम पे अफेक्ट कर रही होती है, हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, हमें इसके बारे में कॉन्शियस अवेयरनेस भी नहीं होती है। जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, हमें पता नहीं होता कि एड्स हमने अभी कौन कौन से देखे, हमने बहुत सारे एड्स देखते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो एड्स जो है वो हम पर अफेक्ट कर रहे होते हैं, बेशक हम उन पर अटेंशन पे ना करें। ठीक है, अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कोई एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं जो भी किसी प्रोडक्ट के बारे में होती हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, इनफैक्ट जस्ट उसके नेम के बारे में भी अगर एडवर्टाइजमेंट हो तो वो हम पर अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, हमें ये लगता है कि एडवर्टाइजमेंट्स हम पर कोई इफेक्ट नहीं कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी जब भी वो हमारे सामने आती हैं तो कुछ ना कुछ हमारे माइंड पर वो अफेक्ट कर रही होती है। किस तरह से कर रही होती हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए और पार्टिसिपेंट्स को मैगज़ीन दिया गया, क्योंकि मैगज़ीन के आर्टिकल्स को वो पढ़ रहे हैं और हर पेज पे उन्होंने कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट प्लेस की। ठीक है, हर पेज पे। अब पार्टिसिपेंट को कहा गया कि उन्होंने वर नॉट टोल्ड टू पे अटेंशन, अब उनको नहीं कहा गया कि आपने एडवर्टाइजमेंट्स को देखना है। ठीक है, व्हेन दे आस्क्ड टू रेट द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ अ नंबर ऑफ डायमेंशंस, अच्छा जब उन्होंने ये कर लिया, मैगजीन स्कैन कर लिया, आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद उस पर एडवर्टाइजमेंट्स थी वो उन्होंने देख ली, हालांकि उनको कहा नहीं गया कि उन्होंने देखना है, तो ना ही उन्होंने गौर किया ज़्यादा उन एडवर्टाइजमेंट्स पर, लेकिन कुछ देर बाद उनको कुछ एडवर्टाइजमेंट्स दी गई और उनसे कहा गया कि इन एड्स में से आप रैंक करें कि कौन सी ज़्यादा अच्छे एड्स हैं, ज़्यादा आई कैचिंग हैं, ज़्यादा अच्छे और मेमोरेबल हैं। ठीक है, तो उनमें से उन्होंने क्या किया, हाई रेटिंग दी उन एड्स को जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने इन मैगज़ीन में दिखाए गए थे उनको। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दोज एड्स जो उन्होंने पहले
नहीं देखे हुए थे, तो उन एड्स को ज़्यादा अच्छा उन्होंने रैंक किया कि हाँ जी ये ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा आई कैचिंग हैं, ज़्यादा मतलब याद रह जाने वाले हैं, ज़्यादा डिफरेंट हैं बाकियों से एज़ कम्पेयर टू द अदर एड्स जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। तो इससे ये पता चला कि इम्प्लिसिट मेमोरी ने उन पर अफेक्ट किया है। लेकिन जब पार्टिसिपेंट से इवन ये पूछा गया कि इनमें से कोई ऐसे ऐड जो उन्होंने पहले देखे हैं, उनसे रिकॉग्निशन टेस्ट लिया गया कि उन्होंने इन एड्स को पहले देखा है या नहीं देखा है, तो जस्ट 2.8 मतलब वो याद रख पाए। अगर टोटल 25 एडवर्टाइजमेंट्स थी, उनमें से 2 से 3 सिर्फ उनको याद रही कि ये हमने पहले देखी थी, ठीक है। और उनको नहीं याद था कि ये एडवर्टाइजमेंट्स हमने अभी अभी देखी हैं, बट स्टिल वो उनको अच्छा रैंक कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू द अदर एडवर्टाइजमेंट्स। तो उनको पता भी नहीं था कि अभी अभी उन्होंने ये देखा था, जिसकी वजह से उनके माइंड पर ये इफेक्ट हुआ कि जब वो बाद में उसको रेटिंग करने लगे तो उन एडवर्टाइजमेंट्स को उन्होंने अच्छा रैंक किया जो उन्होंने पहले देखी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से हम पर अफेक्ट कर रहे होते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी डेली लाइफ में। तो इसलिए ये जो एड्स होती हैं बहुत ज़्यादा हर जगह पर आपको दिखाई दे रही होती हैं, बेशक हम उन पर अटेंशन पे नहीं कर रहे होते, बट स्टिल वो हमारे माइंड पर अपना अफेक्ट छोड़ रही होती हैं। अब किस तरह से प्रोपेगेंडा इफेक्ट जो है ये भी इम्प्लिसिट मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। द रिजल्ट इज रिलेटेड टू प्रोपेगेंडा इफेक्ट इन विच पार्टिसिपेंट्स आर मोर लाइकली टू रेट स्टेटमेंट्स दैट दे हैव रीड और हर्ड बिफोर एज बीइंग ट्रू सिंपली दे वर आस्क्ड टू एक्सपोज टू देम बिफोर, ठीक है। प्रोपेगेंडा इफेक्ट क्या है, इसमें उन्होंने क्या किया कि पार्टिसिपेंट्स को कुछ स्टेटमेंट्स दी, ठीक है, और उन स्टेटमेंट्स को उन्होंने ज़्यादा अच्छे से रेट किया जो स्टेटमेंट्स उन्होंने पहले कहीं पढ़ी या सुनी हुई थी, ठीक है। और उन स्टेटमेंट्स को उन्होंने कहा कि ये ट्रू है, ठीक है, जिनको वो पहले उन्होंने पढ़ा सुना देखा हुआ था। मतलब उनको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, उनमें से उन्हें कहा गया कि आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स हैं, कौन सी ट्रू है, ठीक है। तो वो वाली स्टेटमेंट्स जो उन्होंने पहले कहीं देखी पढ़ी सुनी थी उनको उन्होंने ट्रू रैंक किया, ठीक है। जो उन्होंने नहीं देखी थी उनको ज़्यादातर उन्होंने फॉल्स रैंक किया। अब ये किस तरह से हुआ? प्रोपेगेंडा इफेक्ट इन्वॉल्व्स इम्प्लिसिट मेमोरी बिकॉज इट कैन ऑपरेट इवन व्हेन पीपल आर नॉट अवेयर, ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी हमने कहा कि हम उससे कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी पार्टिसिपेंट्स को याद भी नहीं था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट्स पहले कहीं सुनी पढ़ी देखी हैं, बट स्टिल वो उनको अच्छा रैंक कर रहे थे, उनको ट्रू रैंक कर रहे थे, ठीक है। और उनको ये भी याद नहीं आ रहा था कि हो सकता है अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट पहले कहीं पढ़ी सुनी देखी थी तो उन्होंने कहा हो कि ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन चूंकि अब वो जब दोबारा उनके सामने आई उनको याद भी नहीं थी कि उन्होंने पहले ये देखी है, तो वो उसको ट्रू रैंक कर रहे थे, ठीक है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फेमिलियरिटी, क्योंकि अब वो उनको फेमिलियर लग रही थी अपने साथ, ठीक है। अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इसी तरह हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एरर्स ऑफ मेमोरी भी आ रही है। इम्प्लिसिट मेमोरी लेट्स टू एरर्स ऑफ मेमोरी, फॉर एग्जांपल हाउ आई विटनेस। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी किस तरह से इम्प्लिसिट मेमोरी की वजह से हम एरर भी कर रहे होते हैं, हमारी मेमोरी में एरर आ रहे होते हैं कि हमें याद भी नहीं होती है चीज़। क्यों? अब जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ आई विटनेसेस, जब किसी ने क्राइम सीन देखा होते हुए, तो जब वो कोर्ट में बताते हैं कि हमने क्राइम सीन देखा, वहाँ पर वो लोग देखे, तो वो कुछ ऐसे लोगों को भी कह देते हैं कि हमने क्राइम सीन पर देखा जो उन्होंने क्राइम सीन पर एक्चुअली नहीं देखा होता, ठीक है। उन्होंने उन लोगों को क्राइम सीन के अलावा कहीं और वैसे नॉर्मली देखा था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हमने इनको क्राइम सीन पर देखा था, ठीक है। अब उन्होंने क्यों ऐसा बोला? ऑन द बेसिस ऑफ फेमिलियरिटी। अब उनको कॉन्शियसली याद नहीं था कि उन्होंने वहाँ देखा है या कहीं और देखा है या कहाँ देखा है, बस उन्होंने अनकॉन्शियस लेवल पर इस चीज़ को मतलब कंफर्म कर दिया, बता दिया फेमिलियरिटी की बेसिस पे कि हमने इनको क्राइम सीन पर देखा था, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एरर हो गए मेमोरी के, मतलब उन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दी क्योंकि उनकी मेमोरी जो है वो गलत रिकॉग्नाइज कर पा रही थी बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट इफेक्ट, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में चली गई थी, अनकॉन्शियसली उसको रिट्रीव कर रहे थे, ठीक हो गया। तो इस तरह से इशू भी आ जाते हैं मेमोरी में इम्प्लिसिट मेमोरी की वजह से। तो ये थे हमारे पास इम्प्लिसिट मेमोरी एंड इट्स फुल डिटेल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।